नमस्कार। दैनिक जागरण की तरफ से मैं अनंत विजय आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। मातृभाषा दिवस के अवसर पर हम ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं और हमारे साथ दो दिग्गज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मौजूद हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी। अब ये मत समझिए कि ये प्रोफेसर वाले डॉक्टर हैं, ये सचमुच के डॉक्टर हैं, एमबीबीएस वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत स्वागत है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी चाणक्य से लेकर चंद्रगुप्त तक एक बड़ी लंबी यात्रा 91 से लेकर 2021 तक, और भले ये मेडिकल प्रैक्टिशनर रहे हैं, ये डॉक्टर रहे, लेकिन भारतीय साहित्य, भारतीय ज्ञान परंपरा का मैं इनको चलता फिरता विश्वकोश कहता हूं। और मैं जहां कहीं भी फंसता हूं डॉक्टर साहब को फोन करता हूं और डॉक्टर साहब मेरी समस्या का तत्काल उसी तरह उपचार करते हैं जैसे कोई रोगी का उपचार कोई डॉक्टर करता है। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी। फिलहाल नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज के कुलपति का दायित्व संभाल रहे हैं, लेकिन काशी से लेकर चेन्नई तक इनकी विद्वता की व्याप्ति है। पत्रकारिता से अपना करियर शुरू करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर राम मोहन पाठक पूरे भारत में एक जाना पहचाना नाम है। कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे हैं और कई विश्वविद्यालयों को बनाने से लेकर उनके दिशा और दशा तय करने में प्रोफेसर राम मोहन पाठक की बड़ी भूमिका रही है। तो प्रोफेसर पाठक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के इस विशेष कार्यक्रम में। आप दोनों महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मातृभाषा दिवस पर हम दर्शकों के सामने दैनिक जागरण के पाठकों के लिए ये विशेष अंक लेकर आए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन दिनों पूरी दुनिया को पता है कि आप चंद्रगुप्त फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं, कर चुके हैं। पता नहीं अभी किस स्टेज में, मैं पूछना भी नहीं चाहूंगा, वो आप लोगों का ये है। पृथ्वीराज जी, पृथ्वीराज का, जी क्षमा करेंगे, पृथ्वीराज का आप निर्देशन भी करते हैं और लेखन भी आपने किया है, ऐसी जानकारी है। तो डॉक्टर साहब, ये मातृभाषा दिवस पर अगर मैं आपसे पूछूं, फिल्मों की भाषा ने किस तरह से भारतीय भाषाओं को समृद्ध किया है, मैं पूरे फिल्म परिदृश्य पर आपकी राय जानना चाहता हूं। ये हिंदी के संदर्भ में हम लोग यानी मातृभाषा के संदर्भ में यदि हम इस पर विचार करें तो ये सही है कि जिस तरह से पूरे भारत को हिंदी भाषा ने जोड़ा है उसमें फिल्मों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस पर हम हमेशा बहस कर सकते हैं कि जिस हिंदी का हम लोग सिनेमा में प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार की हिंदी है। कई लोग उसमें बड़ी स्वच्छता का आग्रह भी रखते हैं, पर मेरा मानना है कि सिनेमा में जो हिंदी की भाषा है वो बोलचाल की भाषा है। कभी मैं भी बहुत ही जिसको प्रांजल कह सकते हैं या बहुत ही शुद्ध कह सकते हैं ऐसी भाषा का प्रयोग करता था, लेकिन मुझे लगता है कि अंततः ये माध्यम जो सिनेमा का माध्यम है ये मास मीडिया है, इसलिए इसमें उस भाषा का प्रयोग हो जिसे अंतिम छोर पर बैठा हुआ आदमी भी बड़ी आसानी से समझ सके, तो ऐसी भाषा का प्रयोग। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सिनेमा के माध्यम से हिंदी ने पूरे देश को जोड़ा है। राम मोहन जी, आप तो पत्रकारिता से लेकर शिक्षा से लेकर और बहुत सारे क्षेत्रों में आपका अनुभव है। ये जो मातृभाषा की बात जैसे ही होती है वैसे ही दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है कि मातृभाषा अगर करोगे तो हिंदी और बाकी भारतीय भाषाओं के बीच में एक टकराव सा दिखाई देने लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जबकि हिंदी और भारतीय भाषाएं तो सब एक ही परिवार का हिस्सा है। निश्चित रूप से अनंत जी, आपका ये जो चिंतन है कि समस्त भारतीय भाषाएं भगिनी भाषाएं हैं, मौसेरी बहनें हैं, मैं बार बार यही कहता हूं कि ये तो मौसेरी बहनें हैं और इनमें आपस में जब तक साहचर्य सामंजस्य नहीं होगा तब तक सभी भाषाओं का विकास अवरुद्ध रहेगा। देखिए, ये जो आवाजाही शब्दों की है, व्याकरण की है, ये बहुत
प्रकट रूप में सामने आई। केवल अंग्रेजी के शब्द हिंदी में नहीं आ रहे हैं, हिंदी के शब्द भी अंग्रेजी में जा रहे हैं, पंजाबी के शब्द अंग्रेजी में जा रहे हैं। जब द टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड होती है कि चक देता, ये पंजाबी का शब्द कहाँ से अंग्रेजी में आया? तो भाषा का प्रवाह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा भाव और भावनाओं का विषय है। ये भाव कहाँ से पैदा होता है? ये माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद जब व्यक्ति का, बच्चे का चाक्षुष संस्कार होता है, वो बंधी मुट्ठी में क्या लेके आता है? बंधी मुट्ठी में कुछ ऐसी चीजें लेके आता है जिसका उसको ज्ञान नहीं है। वो मुट्ठी ज्यों-ज्यों खुलती है, उसकी मुट्ठी में ज्ञान समाहित होते हैं। माता का संस्कार, जैसा मैंने कहा कि भाषा तो संस्कार की बात है, भाव और भावनाओं की बात है। तो भाषा के प्रति भावना कहाँ से शुरू होती है? माँ प्रथम शिक्षिका है। भाषा की औपचारिक शिक्षा एक अलग विषय है, और ये जो भाषा की जीवन से जुड़ी शिक्षा है, द्विवेदी जी समझ सकते हैं कि जब फिल्मी गीतों की लोरी सुनाई जाती है, फिल्मी गीत भी लोरी बन चुके हैं, बहुत सारे हैं जो सुनाए जाते हैं, तो बच्चे में क्या संस्कार जाता है, उसकी समझ कहाँ तक विकसित होती है? तो एक है स्वाभाविकता, दूसरी है कृत्रिमता, और कृत्रिमता और स्वाभाविकता के बीच ये जो हमारा भाषा का हिंडोला है वो झूलता रहता है। देखिए, जब कभी प्रवासी लोग मिलते हैं, अपने क्षेत्र के लोग मिलते हैं, क्या होता है? वो मातृभाषा एकदम स्फुरित हो उठती है, निकल पड़ती है। लोग अपनी भाषा में बात करना, यद्यपि आज का ये जो हमारा कथित सभ्य समाज है वो इस बात को बड़ा बुरा मानता है कि आप समष्टि में हैं, सभी लोगों के साथ हैं और आप अपनी दो भाषाओं में बात करने लगे। लेकिन द्विवेदी जी अच्छी तरह जानते होंगे कि जब उत्तर प्रदेश का व्यक्ति मिलता है, उत्तर भारतीय मिलता है, जिन्होंने मुंबई को मुंबई बनाया है, मुंबई बनाने में अगर भारतीयों को निकाल दें, उत्तर भारतीयों को निकाल दें तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये तो देश पूरी समष्टि की संकल्पना है। भारत माता केवल उत्तर भारतीयों की नहीं है, केवल मराठियों की नहीं है, केवल तमिलियंस की नहीं है। ये 4 राज्यों में हमारे केंद्र थे, हमारे विश्वविद्यालय के, उन सारी भाषाओं का एक जो सिलसिला है। लेकिन ये जो मातृभाषा है, ये सार्थक और सकारात्मक संकल्पना है। मातृभाषा जोड़ती है, मातृभाषा तोड़ती नहीं है। भाषा के आधार पर जब राज्य बने, उस समय की संकल्पना देखिए क्या था। भाषा के प्रति जो आग्रही भाव है, जो लगाव है, वह जागृत होता है। जीवनी शक्ति है भाषा। क्योंकि माँ, जब रावण का तिलक किया भगवान राम ने, तो वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यद्यपि स्वर्णमयी लंका तदपि माम न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो हमारे जीवन में, भारतीय जीवन में, भारतीय जीवन शैली में माता का जो स्थान है वह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए जो भाषा का संस्कार माँ द्वारा दिया जाता है, हमारी जो मातृभाषाएं हैं वे सकारात्मक मूल की हैं और हमारे लिए गौरव का विषय है। ये जरूर है कि जो अंग्रेजों ने आके विखंडन की राजनीति अपनाई, भाषाई आधार पर हमें तोड़ने का प्रयास किया, उस षड्यंत्र से अब हम, अनंत विजय जी जैसे जो आग्रही व्यक्ति हैं, और आपका जो समाचार पत्र समूह है दैनिक जागरण, उसने भारतीय भाषाओं के प्रति एक चिंतन प्रारंभ किया, हिंदी के उत्कर्ष का एक मौका बनाया, हिंदी के उत्कर्ष के लिए अवसर प्रदान किए। ये बड़ी बात है, और इस बड़ी बात के लिए हम मातृशक्ति और मातृभाषा की जो शक्ति है उसको नमन करते हैं। और हम भूले नहीं, ये मातृभाषा दिवस हमें क्या करता है, याद दिलाता है कि हमारी माता थी, उनकी दी हुई भाषा थी। हम मातृभाषा के प्रति आग्रही बने और उसका चिंतन करें और प्रयोग करें। जी, आपने बहुत बड़े फलक पर मातृभाषा दिवस पर अपनी बात कही। मैं डॉक्टर द्विवेदी के पास जाऊंगा, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपके पास भी आऊंगा। हिंदी को लोग अंग्रेजी से बहुत खतरा बताते हैं। ऐसे लोगों को मैं मतलब ये भी कहता हूं कि जब हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का प्रवेश होता है तब बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हिंदी में जब उर्दू के शब्दों का प्रयोग होता है या फारसी के शब्द मिलाए जाते हैं तब तकलीफ नहीं होती है। तब उसको हम हिंदुस्तानी कहकर एक आवरण देने की
कोशिश करते हैं। और प्रोफेसर पाठक, आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी सभा की बैठक में जयपुर में महात्मा गांधी को भी इस मुद्दे पर हार का सामना करना पड़ा था। उस पर अभी हम लोग बात करेंगे। चंद्र प्रकाश जी, एक चीज जो अभी बातों में निकल के आ रहा है कि सारी मतलब माता जिस तरह का संस्कार देती है वैसा ही संस्कार भाषा भी हमें देती है। आपने भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत गहन अध्ययन किया है। किसी जमाने में भारत में संस्कृत हमारी मातृभाषा होती थी, बहुत इलाकों में, बहुत क्षेत्रों में। उसके बाद भाषा अपने स्तर पर अलग अलग रूप लेती चली गई। संस्कृत आज कहाँ है, इसके लिए शोध की आवश्यकता होती है। कुछ संस्थानों में पढ़ाई जाने वाली भाषा बन के रह गई है, या हमारे दिल के संवेदना की भाषा बनकर रह गई है। तो ये जो भाषाएं संस्कार देती हैं, वो पता नहीं क्यों, किस राजनीति का शिकार होकर वो हाशिए पे चली जाती हैं, परिधि पर चली जाती हैं। अनंत, एक तो मेरा मानना है कि भाषा का स्वरूप हमेशा बदलता रहा है। भाषा जैसे कहते हैं ना कि बहता नीर है, वो नए नए शब्दों को लेगा। उदाहरण के तौर पर प्रोफेसर साहब पाठक जी बिल्कुल अच्छी तरह मेरी बात से सहमत होंगे कि गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो फारसी या हम अरबी शब्द से कह सकते हैं। जब वो राम गुलाम लिखते हैं तो ऐसे, या गरीब निवाज लिखते हैं, तो उन्होंने जहां कहीं उनको लगा, और इसलिए भाषा को उन्होंने अवरुद्ध नहीं होने दिया। दूसरा, यही बात आप काम सूत्र में देखिए। काम सूत्र में भी नागरिक को किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसमें वात्स्यायन की टिप्पणी है कि बहुत ही संस्कृत भी ना हो और बहुत ही लौकिक भी ना हो, दोनों के बीच की वो भाषा नागरिक को प्रयोग करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो आपकी चिंताएं हैं कि किसी समय एक समाज का एक बड़ा वर्ग संस्कृत बोलता था, प्राकृत बोलता था, मागधी बोलता था, अर्ध मागधी बोलता था, कई तरह की बोलियां इसमें रही हैं। और धीरे धीरे भाषाओं के सामने ये बड़ी चुनौती रही कि धीरे धीरे कई भाषाएं, कई बोलियां समाप्त होती जा रही हैं। वही चुनौती हमारे संस्कृत के सामने भी है। हिंदी का स्वरूप भी धीरे धीरे बदल रहा है, जैसे कि इसमें कई प्रकार के ऐसे शब्द आएंगे और ये निरंतर आते रहेंगे। मैं अपने काम से, जैसे मैंने चाणक्य में जो भाषा लिखी थी वो अलग थी, और पिछले दिनों में मैंने जब स्वराज्य संहिता बनाई तो इसमें मैंने फारसी, उर्दू जहां भी मुझे लगते थे मैंने उसका बड़े धड़ल्ले से प्रयोग किया। तो मुझे कई फोन आए जो लोगों ने कहा कि आप अरबी, फारसी, उर्दू इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उनसे वही कहा कि अंत में भाषा का जो उद्देश्य है कि वो विचारों के वाहक हों। संप्रेषण आप क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट क्या करना चाहते हैं। यदि उस कम्युनिकेशन में अगर दिक्कत हो रही है भाषा के कारण, तो फिर मैं समझता हूं कि ये भाषा के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए मेरा ये अब ये आग्रह नहीं रह गया कि जैसे आवश्यकता को मैं जरूरत बड़े आसानी से अब लिखता हूं, पहले ऐसा नहीं करता था। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा निरंतर बदलती रहेगी। जो हिंदी हम आज बोल रहे हैं, हो सकता है 20-25 साल ये हिंदी इस प्रकार इसका रूप नहीं रहेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चाणक्य में आपने भाषा लिखी थी और बहुत पसंद की गई थी, अंग्रेजी में अगर कहें उसको तो मतलब एक हिंदी में ही कहता हूँ, मातृभाषा दिवस पे बात कर रहे हैं हम लोग, कि उसने पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया था आपके चाणक्य की एक भाषा ने। और आप कह रहे हैं कि उस भाषा को छोड़कर आप आवश्यकता अनुसार दूसरी भाषा की, मतलब उसी भाषा के दूसरे फॉर्म की ओर चले गए। ये इसको क्या हम विचलन के तौर पर देखें या विकास के तौर पर देखें? मैं इसको विकास और बाजार दोनों देखता हूं। इसलिए अनंत की ये समझना बड़ा जरूरी है कि हमारा जो दर्शक है वो सिर्फ उत्तर भारत का नहीं है या हिंदी भाषी प्रदेश का नहीं है, वो पूरे देश का है। और इसलिए जब उनके लिए शब्द कठिन, यानी जैसे रक्त शब्द है, उसका शोणित भी होता है और खून भी होता है, किस तरह से मैं ध्वनि को ध्वनि के तौर पर भी देखता हूं कि संवाद बोलते समय उसकी कौन सी ध्वनि है जो दर्शक को आकर्षित करती है।
तो अब जाकर मुझे कई बार लगता है कि जिसको मैं आसानीकरण कहता हूं कि भाषा का आसानीकरण करना बड़ा जरूरी हो गया है। और ये प्रयोग मैंने कर देखा और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2-3 बार मैंने ऐसा काम किया कि एक स्क्रिप्ट जिसको जो मैं स्वयं बोलता हूँ उस भाषा में लिख कर देखा, और जिन लोगों को पढ़ने दिया उनको बड़ी कठिनाई हुई, तो मैंने उसको फिर बदला, और बदलने के बाद मुझे फिर अच्छा नहीं लगा तो मैंने फिर वापस नए सिरे से उसको लिखा। पर बाय एंड लार्ज मोटे तौर पर मेरा ये मानना है कि भाषा जितनी सरल होगी, मैं खासतौर पर सिनेमा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, साहित्य के संदर्भ में बात नहीं, उतना लोगों को समझने में आसानी होगी। मेरे कहने का तात्पर्य, यदि आपके भाषा के प्रवाह में दूसरी भाषाओं के शब्द आते हैं तो उसके प्रति ये दुराग्रह नहीं होना चाहिए कि मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। सर, राम मोहन जी, आपने द्विवेदी जी को सुना, वो कह रहे हैं दूसरे भाषा के शब्दों का उपयोग करने से हमें परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग भारत में है जो अंग्रेजी के शब्दों के हिंदी में होने वाले प्रयोग को लेकर बहुत चिंतित है, और इस हद तक चिंतित है कि उनको लगता है कि हिंदी का संहार इस तरह की भाषा कर रही है। मैं जानबूझ के संहार शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि ऐसी ही शब्दावली हिंदी की रोज रोज हत्या हो रही है जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। आपकी क्या राय है? क्योंकि इस पर आपकी राय लेने के बाद मैं जरा नई शिक्षा नीति में जो मातृभाषा पर जोर है उस पर भी आपसे बात करना चाहूंगा। जी अनंत जी, मूल प्रश्न अन्य भारतीय भाषाओं या अन्य भाषाओं, विदेशी भाषाओं को स्वीकार करने का इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके व्यावहारिक उपयोग का है। दो क्षेत्र हैं, एक तो क्लासिक क्षेत्र है या वैदुष्य का, एकेडमिक्स का क्षेत्र है, जो पुस्तकों का क्षेत्र है, प्रकाशन का क्षेत्र है। उसमें यदि बहुत सारे शब्द आते हैं तो वहां तो आपके पास माइलेज होता है, आपके पास अवसर होते हैं कि आप उनका विवेचन कर सकें, उनके रेफरेंसेस को, उनके जो संदर्भ हैं, अर्थ हैं, उनका आप अवलोकन कर सकें, अवगाहन कर सकें। लेकिन जो सार्वजनिक प्रयोग की बात होती है, जो जैसे भाषा, संवाद की भाषा, तो भाषा तो संवाद और संचार का रथ है। उस रथ के दो पहिए हैं, एक है व्याकरण और दूसरा है उसका अर्थागम। तो अर्थागम यानी अर्थ को समझने की बात। इस बात को समझते रहे हैं पुराने जो संचारकर्ता रहे हैं। संचारकर्ता जितने भी थे, बड़े संचारकर्ता, चाहे महात्मा गांधी अपने देश में रहे हों, ईसा मसीह रहे हों, या भगवान बुद्ध का हम उदाहरण बड़ी अच्छी तरह से ले सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो उपदेश दिया, हमारे सारनाथ में पहला उपदेश दिया, उन्होंने राज महल से निकलने के बाद जब उल्टे लौट करके देखा था तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि राजभवन जो संचार करता है, उसकी जो संकल्पना है, उसका जो मूर्त रूप है, उसका जो आर्किटेक्चर है, वह मुझे बिल्कुल अलग लगा। यानी भाषा जो आंगिक भाषा भी है, उसमें जो शारीरिक भाषा भी है और मूर्तियों की कम्युनिकेबिलिटी है, जो स्थापत्य कला के हैं उनकी कम्युनिकेबिलिटी। तो ये कम्युनिकेशन का है कि हम किन रूपों में लेते हैं, और हमारा जो एक संज्ञानात्मक स्तर है, कॉग्निटिव लेवल, भाषा के मामले में वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो विदेशी भाषाएं जो हैं, जिनके शब्द हमारे यहाँ आ रहे हैं, जिनको लेकर के ये चिंता हो रही, तो उनके बहुत से शब्दों को तो हमने आत्मसात कर लिया, और ये तो अभ्यास का विषय है। जैसे चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म कहते हुए अर्जुन को जब उन्होंने कहा, तो ये भाषा का प्रश्न बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही स्थिर नहीं है। किसी भाषा का कोई शब्द लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लोगों को नहीं अच्छा लगता। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि जब हम सबकी बात करते हैं, समष्टि के संचार की बात करते हैं, तो हमारी भाषा, जैसा माननीय चंद्र प्रकाश जी ने कहा है अभी, वही होनी चाहिए। फराड़कर जी जो सूत्रधार थे, जिन्होंने पत्रकारिता को 200 से ज्यादा शब्द दिए, अनुसंधानों से स्पष्ट हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, उन्होंने भी कहा कि ये जो पान बेचने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, ट्रॉली चलाने वाला है, उसके पास भी बात जानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम लोक भाषा का उपयोग करें, लोक भाषा के जो शब्द हैं उनका उपयोग करें।
और तो लोक भाषा जो परिष्कार का रूप ग्रहण करती है, बिल्कुल जैसा बहता नीर की संकल्पना है। भाषा बहते नीर में हम किसी चीज को बिल्कुल विदेशी वस्तु समझते हैं, फॉरेन एलिमेंट समझते हैं, वो धीरे धीरे चलते चलते आ जाती है। जैसे ट्रेन है, बाकी शब्द हैं, वो शब्द जब आ गए तो उनको हमने आत्मसात कर लिया। ये आत्मसातीकरण की जो प्रक्रिया है, ये संचार में, संवाद में, भाषा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भाषा को बांध करके रखना, तो जो शब्द अनंत विजय जी ने कहा, ये तत्व चिंतक व्यक्ति हैं, मैं तो देखता हूँ जिनका जो लेखन है, तो वो तत्व चिंतन का विषय है कि भाषा को बांध दोगे तो भाषा बंद करके मर जाएगी। भाषा का मूल है प्रवाहमान होते रहना। इसी को भगवान बुद्ध ने समझा और उन्होंने लोक भाषा यानी पाली में और बाली में अपने उपदेश दिए। तो इन भाषाओं का जो नया समाहार आया, पाली के लिए नई शिक्षा नीति की बात आपने की है, एक नया संकल्प भारत सरकार ने किया है कि पाली के अभी लिए, मैं आऊंगा और सर, अभी इस पर नई शिक्षा नीति पर मैं आऊंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि पूरी नई शिक्षा में नीति में हिंदी शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। नीति में फिर बात आएगी। जी, हिंदी शब्द का उल्लेख ही नहीं है इस शिक्षा नीति में, उस पर मैं आपसे आऊंगा। शब्दों को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, वो जैसे अब आत्मसात करने में एक तरफ है व्याकरण, एक तरफ है भाषा का अर्थ। तो व्याकरण से निबद्ध जो भाषा है उसमें फॉरेन एलिमेंट्स को ठूसना, ये व्याकरण को, अब जैसे ट्रेनों, अब ट्रेन से ट्रेनों, इस तरह के व्याकरण के जो प्रयोग हैं उनको भी मान्यता देने का एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने रहता है। इसके लिए पिछले, मैं समझता हूँ 15-20 वर्षों से भाषा के क्षेत्र में पढ़ने का थोड़ा मौका मिलता रहता है। तो नियो कंजर्वेटिस्ट स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स एक उभरा, एक पुस्तक आई है, नियो कंजर्वेटिज्म इन लैंग्वेजेस ऑफ लैंग्वेज। तो नियो कंजर्वेटिज्म, वो कहते हैं व्याकरण की जरूरत क्या है, जब हम 3 अक्षरों में कह सकते हैं ILU, व्हाई शुड वी गो फॉर इट। तो ये एक जो संक्षिप्तीकरण की बात है। दूसरे वो कहते हैं कि जब हम बिना व्याकरण के अपनी बात कह सकते हैं, तो बिना व्याकरण के बात कहने की परंपरा तो बंगाल में भी है, बंगाल की तो बड़ी क्लासिक भाषा है, लेकिन वहां पर और हिंदी में जब हम उनके शब्द को लेंगे तो हम पानी को खा नहीं सकते, वो तो पानी को खाते हैं, तो जोलेर खावा हो गए। तो अब वो इस तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन भाषा को बंधने नहीं देना चाहिए। जो शब्द आते हैं आसानी से स्वीकार्य हैं। मैं आपके इसी उदाहरण पे आने जा रहा था, जो बांग्ला और इसका उदाहरण। आपने लोक भाषा की बात की, डॉक्टर साहब, पाठक जी ने लोक भाषा की बात की। अब भारत के बारे में ये कहा जाता है कि जहां तक आपकी आवाज जाती है, या हर कोश पर भाषा या बोली बदल जाती है, भाषा या बोली जो भी कह लें आप उसको, तो हम कौन सी लोक और कौन सी भाषा को अपनाएंगे? कोई मानकीकरण तो लोक का है नहीं, तो लोक की आड़ में हम दूसरी भाषा के शब्दों को हिंदी में घालमेल करने का उपक्रम तो नहीं करते कहीं, डॉक्टर साहब? अच्छा, मुझसे पूछ रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे चूंकि मैं एक ऐसे माध्यम से जुड़ा हूं जो न सिर्फ लोकप्रिय है बल्कि पूरे देश भर में और विश्व में देखा जाता है। जैसे पृथ्वीराज की ही बात करता हूं मैं। जी, हम बताइए कि रासो की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है ही नहीं। अगर रासो के शब्दों को, पंक्तियों को जस का तस रखा जाए तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो अभट्ट का प्रयोग है। और उसके साथ मजेदार बात यह है कि जब मैं सामान्य से शब्दों का भी प्रयोग करता हूं लिखते वक्त, तो कई लोगों के लिए वो कठिन होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक अभिनेता से मैं बात कर रहा था और वो मुझे कहता है कि भाई आपकी भाषा बड़ी कठिन है। मैंने कहा मेरी भाषा तो बड़ी सरल है। तो उन्होंने कहा ये सरल भी बहुत कठिन है। सरल शब्द भी उनको लगा कि ये कठिन है, ये आसान क्यों नहीं कह सकते आप। तो मुझे लगा कि इसके लिए अगर संवाद की अदायगी में कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं होती है तो मैं इस परिवर्तन के लिए तैयार हूं। मैं 2019 की ही बात कर रहा हूं कि जब मैंने स्वराज्य संहिता, चूंकि इसमें इतने संस्कृत शब्द थे, क्योंकि वे के सारे शब्द किसी ग्रंथ से लिए गए थे, उस एडमिनिस्ट्रेशन पर था, प्रशासन पर था। और मुझे खुद को अब जब मैं देखता हूं तो मुझे ये ध्यान में आया कि पहले संस्कृत के उन शब्दों के लिए
हमारी भाषा में या हिंदी में उस तरह के शब्द नहीं है, इसलिए मेरे लिए वो एक तरह की व्यवस्था हो गई थी कि मैं उसको जस का तस रखूं। परंतु पूरी उस वजह से मैंने देखा उसकी पूरी भाषा इतनी कठिन हो गई थी। अनंत जी, आपको याद होगा कि हमारे कई साथी इस बात का उपहास भी करते थे कि चाणक्य के हिंदी डबिंग राइट्स अवेलेबल है। बिल्कुल। और वो हम लोग के बड़े अच्छे, आपके और मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इसलिए कि उनको ऐसा लगता था कि चाणक्य अभी भी कई लोगों के लिए बड़ी उसकी भाषा कठिन रही है। पर यह बात भी आपकी सच है कि ये भाषा के लिए बड़ी चुनौती है कि यदि इसके प्रति कोई आग्रह या सावधानी, में आग्रह से भी ज्यादा ये कहूंगा कि सावधानी नहीं रखी गई तो भाषा के लोप होने का डर या उसके सामने ये चुनौती है। जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूं कि मुंबई में बहुत कम लोग हिंदी में स्क्रिप्ट टाइप करते हैं। यही मैं पूछने जा रहा था। लगभग बंद हो गया है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मैंने भी एक समय तय कर लिया था कि मैं अपनी स्क्रिप्ट इंग्लिश में लिखूंगा, इसलिए कि यदि आप हिंदी में स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो पूरी संभावना है कि वो पढ़ी ही नहीं जाएगी। इसलिए आप अधिकतर रोमन में लिखते हैं उन लोग, जबकि मैं जब रोमन में लिखता हूं तो मेरे सामने उन शब्दों के बिंब नहीं बनते हैं। इसलिए मैं अभी भी लिखता हूं, पहले मैं स्क्रिप्ट पूरी हिंदी में लिखता हूं और बाद में किसी को मैं कहता हूं कि भाई अब दूसरों के पढ़ने के लिए इसको रोमन में कर दिया जाए। पर ये चुनौती रोमन में लिखे हुए शब्द गंगा को गंजेज पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये तो नहीं, मैं तो एक समय प्रधानमंत्री जी के सामने काशी में आई थी। जी जी, मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब, अगर अभी आप चाणक्य बनाते तो उसकी भाषा वही होती या अभी जैसी भाषा की आप वकालत कर रहे हैं वो होती? नहीं, अब जिस भाषा की मैं वकालत कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सीखने में भी ये आया, और मैं आपसे कह सकता हूं कि श्री नीरज पांडे मेरे बड़े अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं। वो चाणक्य पर फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं श्री अजय देवगन को लेकर। तो मेरा उनसे भाषा पर चर्चा हुई थी कि इसकी भाषा क्या हो। वो चाह रहे थे कि मैं ही लिखूं, तो मैंने कहा अच्छा कौन सी भाषा चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि चाणक्य वाली भाषा। और मैं उस भाषा का विरोध नहीं कहता हूं, मैंने कहा था कि नहीं, उस भाषा का आग्रह छोड़ देना चाहिए, हमें उस भाषा में लिखना चाहिए जो रिक्शा वाला भी मुंबई का जो है वो समझ सके, उसको समझने में आसानी हो। मैं पाठक जी की बात से बड़ा सहमत हूं। मेरा एक भतीजा जो भारत के बाहर रहता है, उसने देखा कि जब वो यहाँ से वहां गया, अमेरिका गया, तो उसने देखा कि हम जो भारतीय हैं और हिंदी भाषी, वो व्याकरण को लेकर बड़े सजग हैं, और वो सजगता हमारी चिंता तक हो जाती कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। फिर उसने, जब वो मुझसे बात करने लगा, तो उसने कहा कि हम लोग वहां पर व्याकरण का इतना ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चाचा इट इज अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है, उसमें यदि मेरा व्याकरण गलत भी है तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि मुझे उसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। हम जानते हैं कि रामचरितमानस में ही बाबा ने कई शब्दों को गढ़ा है, मढ़ा है, जहां उनको लगा कि शब्द को मुझे इस तरह से बदलना चाहिए, उन्होंने शब्दों को भी बदला, और ये कई कवियों ने किया है। तो मुझे लगता है कि अनंत जी, ये आग्रह बहुत सारे लोगों का है और इस पर एक बड़ी बहस भी छिड़ी जी हुई है। पर मेरा ये मानना है कि हम लोग को भाषा आग्रह रखें, दुराग्रह नहीं रखना चाहिए, और खास तौर पर जब हम मास मीडिया में जाते हैं तब हमें उसका और ध्यान रखना चाहिए। नहीं, व्याकरण वाली बात से सहमत होना मेरे लिए थोड़ा कठिन इसलिए भी है कि जैसे अभी पाठक जी कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी के लोग तो ज्यादा व्याकरण का ध्यान रखते हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से। हैज, हैड, हैव, मतलब उनके यहाँ तो अलग। तो खैर ये एक अलहदा मुद्दा हो जाएगा। मैं अब पाठक जी से मैं समय आप लोगों से जितना लिया हुआ है वो खत्म होने जा रहा है। मैं ये कहने के बिल्कुल पक्ष में नहीं रहता हूं कि समय हमारे पास कम है। मैं ये कहता हूं कि अतिथियों से जो समय मिला है हमें, वो खत्म होने जा रहा है, इसलिए हम जल्दी से अपनी बात को समेटना चाहते हैं। पाठक जी, नई शिक्षा नीति जो आपको अतिथियों से जो समय मिला है वो जीवन पर्यंत के लिए मिला है। धन्यवाद आपको। हाँ, आगे।
मैं ये कह रहा था कि मैंने अभी पिछले दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कुलपतियों के साथ, देश भर के कुलपतियों, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ एक संवाद किया था। और मेरा मानना है कि डेढ़ जो भी मतलब पहली बार भारत में कोई शिक्षा नीति आई है। इसके पहले की जो शिक्षा नीतियां थी वो संशोधित शिक्षा नीतियां थी। नई शिक्षा नीति सही मायने में ये है, लेकिन दो तीन चीजें मुझे उसमें दिखाई नहीं दी, तो मुझे थोड़ा सा मतलब ये लगा कि न धर्म की बातें होती हैं उसमें, हिंदी कहीं लिखा ही नहीं है 28 पन्ने के पूरे डॉक्यूमेंट में। तो आप तो सरकार के साथ बहुत करीब से इन सारे नीतिगत मसलों पर उनको सलाह भी देते हैं, जुड़े भी रहते हैं। इसके पीछे की क्या वजह लगती है कि पूरी शिक्षा नीति में हिंदी का नामो निशान नहीं है? अब बात थोड़ी व्यापक फलक पर चली गई है, वो केवल हिंदी तक सीमित नहीं रही है। जो विमर्श हुआ वो बहुत रूट माने जड़ों तक जाकर के हुआ। देश की लाखों ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों तक से फीडबैक मांगे गए। ये बात दीगर है कि हमारे आधी से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने शिक्षा नीति के लिए अपना फीडबैक नहीं दिया, केवल फर्ज अदायगी की। बाद में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह से वो टिक वाला भेजा गया, उसका भी बहुत सारा जवाब नहीं मिला। लेकिन बात जहां तक हिंदी की हम करते हैं, तो अब उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में जोड़ा गया और एक अवधारणा विकसित हो रही है। मैं समझता हूं आप भी सहमत होंगे कि राजभाषा बनने के बाद की प्रगति बहुत ही सराहनीय, बहुत ही उल्लेखनीय नहीं रही है। केवल रस्म अदायगी और फर्ज अदायगी के तौर पर ये काम होते हैं। अगर राष्ट्रभाषा बनना है, ये चिंतन एनईपी के समय में हुआ। बेंगलुरु में 2 बार उस समिति के सामने जाने का मुझे भी अवसर मिला। तो एक तो ये है कि दकियानूसी दृष्टिकोण छोड़ करके कि हिंदी कुछ माने जो परिवर्तन नहीं चाहते, जड़तावादी हैं, उनकी भाषा हो सकती है, संस्कृत उनकी भाषा हो सकती है। इस आक्षेप से इसकी जो परिधि खींची गई, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने की बात करते हुए एक बहुत संकल्पना की गई कि सारी मातृभाषाओं पर जोर दें। हिंदी की बात आते ही वितंडावाद शुरू हो जाता है, विरोध शुरू हो जाता है, न जाने क्यों। मैं तो 2 वर्ष से अधिक समय तक दक्षिण भारत में था, 4 राज्यों में, चारों राज्यों में हमारे विश्वविद्यालय की शाखाएं हैं, परिसर हैं, बड़े बड़े परिसर हैं, लेकिन कहीं भी हिंदी के प्रति यह ऐसा विक्षोभ या विद्रोह नहीं देखने को मिला। जब अपने बच्चे को वहां के 9.25 लाख लोग, 9,85,000 लोग परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षाओं से लेकर के डीलिट तक की परीक्षाओं के लिए भेजते हैं, तो इसे एक अंतरधारा, मैं इलाहाबाद सरस्वती की अंतरधारा वाले नगर से आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर सरस्वती विलुप्त हो सकती है, लेकिन ये हमारे हृदय में जो सरस्वती बह रही है उसका आधार भाषा ही है। और मातृभाषा को संकल्पना के रूप में कहा गया कि कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में ही होगी। तो ये मातृभाषा के प्रति जो संकल्प है, ये बहुत बड़ा संकल्प है, यद्यपि इसकी चुनौतियां भी बहुत है। पाठ्य पुस्तकें, शब्दावली, वाक्य विन्यास, ये बच्चों को समझने के लिए, हम पोस्ट ग्रेजुएट में या स्नातकोत्तर में पढ़ने वालों को जो भाषा पढ़ाना चाहते हैं उससे कहीं अलग भाषा होगी। जो बच्चा मम्मी पापा केवल मुश्किल से बोल पाता है, उसको माँ और पिताजी बोलने के लिए सिखाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि माँ के साथ साथ साथी समूह, डॉक्टर साहब समझ सकते हैं, फिल्मों में है, पीयर ग्रुप जिसको कहते हैं, पीयर ग्रुप की बड़ी भूमिका होती है कि वो किन भाषाओं में उससे संवाद करता है। तो भाषा अगर संवाद, संचार और विचारों की संवाहक है या उनका रथ है, तो इसको समृद्ध करने के लिए भाषा की जो जड़ें हैं उसको गहराई तक देना पड़ेगा। जब हमारी माता, आज माता की भूमिका बदल रही है भाषा के संदर्भ में, हमारी परिवार की माताएं घर में भी बच्चों को उस शिक्षिका की तौर से जो विशेष धर्म से, विशेष वातावरण से आई है, वो कहती है कि स्कूल में अगर हिंदी बोला तो तुमको कैनिंग होगा या तुमको दंड मिलेगा, आप तो कैनिंग नहीं कर सकते। और माँ भी जब उसी का वो समर्थन कर देती है, घर में उसी को प्रोत्साहित करती है, तो माँ को भी मातृभाषा के प्रति सजग होना पड़ेगा,
तब बच्चों में वह संस्कार जाएगा जो मातृभाषा का संस्कार होना चाहिए। भाषा का संस्कार व्याकरणों में बांध के नहीं, पहले स्फुट शब्दों में जाए। तो ये जो संकल्प है कक्षा 1 से 5 तक की सारी शिक्षा, उसमें पुस्तकों का, संदर्भ सामग्री का, कंटेंट का, मैटर का, इन सारी चीजों का बहुत अकाल है अभी, और इसके लिए पूरी तैयारी के साथ हमें उतरना पड़ेगा। हमने डेडलाइन तो कर दी है कि 2023 तक हम लागू कर देंगे, तो उच्च स्तर पर तो शायद संभव हो, लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे हैं उनके पास तक, लेकिन वो बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल, उत्तर प्रदेश में, बिहार में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को सहायता दी जा रही है। आंध्र में, मैं अभी आंध्र में गया था, वहां के उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा कि हम जो ये ऐसे जो पैसे वाले स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल, ये पैसा कॉन्वेंट स्कूल, उनके भी बच्चों को 10,000 देंगे, और हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनमें से चुने हुए 10% को देंगे। और कॉन्वेंट में पढ़ने वालों को भाषा के लिए नहीं दे रहे हैं, वो सबको समान रूप से दे रहे हैं, लेकिन हिंदी का बच्चा, हिंदी विद्यालयों के लिए वह धनराशि 10% केवल है। तो ये विभेद माता के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, साथी समूह के स्तर पर मातृभाषा का संरक्षण अगर करना है, उसके लिए वातावरण तैयार करना है। बहुत देर हो चुकी है, हम 75 साल बाद चेते हैं। ये नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बात है। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और जो भी इसके नीतिगत कर्णधार लोग हैं उनके प्रति बहुत ही सम्मान के साथ व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने एक अवधारणा, मिशन और विजन तो दे दिया, लेकिन मातृभाषा को लागू करने, प्रयोग में लाने और बच्चों का संस्कार मातृभाषा में बने, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके लिए वातावरण तैयार करें और उसके लिए भी प्रयत्न करें। केवल नीति बना देने से नहीं होगा। 2023 का समय तो आ रहा है, 2 साल बाद आ जाएगा, लेकिन तब तक क्या सारे देश के करोड़ों बच्चों के लिए हिंदी में या उनकी मातृभाषा में पुस्तकें या उनकी संदर्भ सामग्री या बहुत बड़ी चुनौती आप बात कर रहे हैं, ये करना बड़ी चुनौती का काम है। बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब, आजकल जो अभी राम मोहन पाठक जी कह रहे थे ना कि आजकल मातृभाषा में मातृ जो है, पहले हमारे जब हम बच्चे थे तो हमारे नाखून कटा करते थे, अब हमारे बच्चों के नेल्स कट होते हैं। क्या बात है ना? तो ये मातृभाषा को लेकर, वैसे आपके प्रिय कवि एक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है। उन्होंने कही है कि सबके लिए हिंदी और प्रत्येक के लिए मातृभाषा। क्या बात है, बहुत अच्छा, है ना? तो सबके लिए हिंदी और प्रत्येक के लिए मातृभाषा से जो एक ध्वनि उनकी निकलती है, संदेश मिलता है जी, कि एक संपर्क भाषा के तौर पर हम हिंदी को स्वीकार कर लें और शिक्षा के लिए हम मातृभाषा का उपयोग करें। ये कितना अनंत विजय जी, जब तक ये प्रश्न सारी भारतीय भाषाएं स्वीकार नहीं करेंगी कि हम अपनी मौसेरी बहन को, अपनी बड़ी बहन को उस दर्जे पर पहुंचाएं, वहां पर पहुंचा दें और हम सब मिलकर उसका जो विजय रथ है उसको आगे बढ़ाएं, उसका जो सिंहासन है उसको आधार प्रदान करें, तब तक ये संकल्पना पूरी नहीं हो सकती। जी, वो डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? हाँ विजय, दो तीन बातें जो मैंने अपने कार्य क्षेत्र में महसूस की वो आपसे मैं बांटना चाहूंगा जी। एक तो मैंने ये पाया कि हिंदी के लिए हिंदी भाषियों के मन में गौरव नहीं है। कहीं न कहीं हिंदी बोलने में उनको लगता है आत्महीनता का कहीं न कहीं उनमें भाव जागृत होता है। उदाहरण के तौर पर जी 5 सितारा होटल में जाएं तो आप वहां पर रिसेप्शन पर जाकर पूरा प्रयत्न करेंगे कि अंग्रेजी में ही आप उससे बात करें। जहाज में आप यात्रा कर रहे हैं और जो भी एयर होस्टेस है या जो भी, उससे भी आप अंग्रेजी में बात करें। ये डर उनका नहीं, ये डर हमारा है। हम लोगों को लगता है कि मैं उस भाषा में बात करूं जिस भाषा में सभी लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो जब तक हिंदी भाषी लोग या भारतीय भाषाओं के लोग अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस नहीं करेंगे, उसके अभिव्यक्ति के सौंदर्य और उसकी शक्ति को नहीं पहचानेंगे, तब तक ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। मेरा स्वयं का मानना है कि कई बार जब मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो बाद में मैं उसे वापस हिंदी में लिखता हूं। इसलिए लिखता हूं कि मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है
कि जिस प्रकार से मैं अपने विचारों को हिंदी में अभिव्यक्त कर सकता हूं, अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्त कर सकता हूं, वैसे मैं अंग्रेजी में नहीं कर पाता। इसका कारण ये नहीं कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, मुझे लगता है हिंदी या भारतीय भाषाओं के, चाहे वो मराठी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरा मुझे लगता है कि हमारी जो माताएं हैं, मैं जहां रहता हूं वहां उत्तर भारतीय परिवार भी है, हमारी माताओं को भी ये कहीं ना कहीं कुछ कुंठाग्रस्त हो गई है या आत्महीनता की भावना आ गई है कि वो चाहती हैं कि उनका बच्चा जो है वो पहले साल से ही अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दे। इसलिए घर में भी अब वो हिंदी नहीं बोल रहे हैं, वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि मेरी बेटी है, उसके स्कूल से मुझे बुलावा आया था कि भाई आप अपनी बेटी से अंग्रेजी में बात करें तो उसकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे घर में दोनों ही प्रकार के लोग हैं जो दोनों भाषाओं पे अधिकार रखते हैं, वो बिल्कुल अच्छी अंग्रेजी भी बोलेगी और अच्छी हिंदी भी बोलेगी। इसलिए मैंने अब लोगों से कहना शुरू किया है कि शायद ये भारतीय भाषाओं वालों और हिंदी वालों पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आएगी कि हमें दोनों ही भाषाओं में अधिकार प्राप्त करना चाहिए, ताकि हमारी ये जो हीनता की ग्रंथि है ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो। दूसरा, मैं एक और मजेदार बात बताता हूं अनंत, कि हिंदी की शक्ति को पहचानना हो तो मुझे याद है कि जब कभी हम हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते थे कि भाई इनके पास शब्द शक्ति नहीं है, इनको अपने विचारों के संप्रेषण के लिए दूसरी भाषाओं के शब्द लेने पड़ते हैं, या आप जब किसी एक अंग्रेजी दाम व्यक्ति के सामने बोलते हैं तो आपको हीनता की भावना होती थी। लेकिन आज आप इंग्लिश चैनलों को देखिए, जो समाचार के चैनल हैं, बिल्कुल, उसमें जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, चूंकि अब हिंदी का बाजार बहुत बड़ा है, इसलिए उसके बीच में वो अचानक हिंदी में संवाद करते हैं। जो पहले लोगों को शर्म आती थी कि मैं इंग्लिश चैनल पर जा रहा हूं, वहां पर मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा, पर अचानक आप देखते हैं कि उसमें सूत्रधार जो एंकर है वो भी हिंदी में बात करने लगता है, जो आया है बात करने वो भी हिंदी में बात करने लगता है। तो मुझे लगता है कि हिंदी की शक्ति जनसंख्या के कारण भी बहुत बड़ी है, और यदि हम लोग ये हमारी शक्ति को हम लोग पहचान नहीं रहे हैं, और मैं सिर्फ हिंदी के बारे में नहीं, हमारी जितनी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उनके लिए चुनौती, और मैं इसे अंग्रेजी के साथ संघर्ष के तौर पर भी नहीं देख रहा हूं। मुझे लगता है कि फ्रांस में और जापान में यदि आदमी को इस बात के लिए कोई खेद नहीं होता है कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, तो हम लोगों को क्यों होना चाहिए? परंतु शायद कॉलोनियल रूल की बदौलत हमारे पर बहुत लंबे वर्ष तक लोगों ने राज्य किया। और सबसे अच्छी बात और जो मुझे लगी कि 2014 के बाद पहली एक ऐसी सरकार आई जिसमें अधिकतर शीर्षस्थ नेता हिंदी में बोलते हैं और धारा प्रवाह हिंदी में बोलते हैं। ये बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री तमाम मातृभाषा का संस्कार हिंदी का नहीं है, तब भी बोलते हैं। उनका संस्कार गुजराती का है, गुजराती तो भी हिंदी में बोलते हैं। ये बड़ी बात है। इससे भी एक संदेश गया। वही आप उनकी वेशभूषाओं में, कई बार मैं ऐसे लोगों से हंसते हुए कहता था कि भाई मैं श्री प्रणब मुखर्जी का बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि आदर क्यों करते हैं। मैंने कहा क्योंकि वो धोती पहनते हैं। देश का राष्ट्रपति धोती पहनकर भी कार्यक्रमों में जा सकता है। अभी जैसे श्री राजनाथ सिंह जी पहनते हैं, या हमने अटल जी को हमेशा देखा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि वो भारतीयता के जो प्रतीक हैं वो कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं। मोदी जी की वेशभूषा में भी आप देख लेंगे तो वो भारतीयता के सारे संदर्भ और प्रतीक दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी को पराजित अंग्रेजी ने नहीं किया है। हिंदी को पराजय का अगर कोई कारण होगा तो हम हिंदी भाषी लोग ही होंगे। इसलिए आत्मालोचन की जरूरत है, हमको सोचना है। मुझे लगता एक बात मैं महत्वपूर्ण कहूंगा अनंत जी, आपकी अनुमति हो तो। अरे सर बिल्कुल कहिए। मातृभाषा दिवस पर हम मातृभाषा का स्मरण करें, चर्चा करें, इससे कहीं बड़ी जरूरत है कि हम उस चुनौती को पहचाने जो हमारे सामने है, जो हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिनसे भी कुछ अपेक्षा है मातृभाषा को, देश की भाषा को, राष्ट्र की भाषा को, राजभाषा को। वो क्या है? वो एक बड़ी चुनौती है। ये बड़ी चुनौती हम, आप, डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी इसका परिष्कार कर रहे हैं अपने
फिर अपनी फिल्मों के माध्यम से, अपने प्रयासों के माध्यम से। लेकिन समग्र रूप से एक बड़ी चुनौती पूरे देश के सामने आई है जो एनईपी ने पैदा की है। वो चुनौती है एक मातृभाषा के प्रति आग्रही पीढ़ी तैयार करने की। ये पीढ़ी कौन तैयार करेगा? इस प्रश्न का उत्तर भी नई शिक्षा नीति के को लागू करने वालों को ढूंढना पड़ेगा, और हम समाज के लोगों को भी ढूंढना पड़ेगा कि हम ऐसे आग्रही बच्चे बेटे क्यों न पैदा करें। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए राम मनोहर लोहिया ने तो ये प्रसिद्ध अपनी बात कही थी ना, पार्लियामेंट में कही थी 1963 में, कि अंग्रेजी के ज्ञान से हमारा कोई परहेज नहीं है, लेकिन प्रयोग की भाषा, समन्वय की भाषा, जोड़ने की भाषा ये हिंदी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, इसके लिए कहा था कि इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और वो प्रसिद्ध लाइन इसी संदर्भ में कही थी कि जब सड़कों पर सन्नाटा हो तो संसद आवारा हो जाती है। पहली बार उन्होंने ये बात इसी संदर्भ में कही थी। तो भाषा के लिए हमको सड़कों से लेकर, घरों से लेकर के सभी जगह एक ऐसा वातावरण, जो आपने बात कही ना, हमें हीन भावना से ग्रसित होकर के नहीं, बल्कि गर्व की भावना से, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं और हिंदी हैं। हम दैनिक जागरण के इस प्रयास की हिंदी हैं, हम इसकी बड़ी सराहना करते हैं। बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का यह बिंदु बना है कार्यक्रम। जी अनंत जी। अनंत, मेरा ऐसा मानना है जी, मैं अपनी आखिरी बात अगर आप अनुमति दें तो, बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जब तक उच्च शिक्षा में, यानी चाहे वो वैद्यकीय शिक्षा क्यों ना हो, जब तक उसमें हिंदी, जैसे मैं ये कहता हूँ कि आप बेशक अंग्रेजी में पढ़ाइए कोई, लेकिन यदि कोई विद्यार्थी हिंदी में उत्तर देना चाहता है तो उसको हीन भावना से न देखा जाए। मुझे लगता है कि जो तकनीकी शब्द हैं वो वैसे रहे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि उसे अभिव्यक्ति में कोई कठिनाई हो रही है और वो अपनी मातृभाषा में कहना चाहता है तो उसको ये चुनाव दिया जाना चाहिए। हमारे पास चुनाव भी नहीं है। अदालत में भी जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश या राजस्थान की अदालतों में लोग हिंदी में जिरह करते हैं, परंतु आप दिल्ली में देखेंगे तो, परंतु यदि वो पर्याय हो आपके पास कि आप बोल सकते हैं और आपको इसे छोटा नहीं समझा जाएगा, एक अवसर होना चाहिए, एक अवसर बनेगा, तो देखिए ये दृश्य बहुत जल्दी बदल जाएगा, बदलेगा। डॉक्टर साहब, इसके लिए हमारे देश को एक और भूदेव मुखोपाध्याय की जरूरत है, जो अदालतों में हिंदी के प्रयोग के लिए वैसा ही आंदोलन चला सके जो आजादी के पूर्व भूदेव मुखोपाध्याय जी ने अविभाजित बंगाल में चलाया था। और उनके प्रयासों से, और ये देखिए खूबसूरती ये है कि हिंदी को लेकर एक इतिहास लंबा है कि जितना गैर हिंदी के लोगों ने काम किया है उतना वो हिंदी वालों की तुलना में कहीं ज्यादा है। ये तो हमारे देश में जब औपनिवेशिक शक्तियां और बाहरी ताकतें आ गई तो इन्होंने हमारी भाषा को बांटने का काम किया। आप दोनों हमारे साथ आए, आपको मैं औपचारिक रूप से धन्यवाद कहूं। इसके पहले मैं एक बात बता दूं कि हमने दैनिक जागरण में हिंदी भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ और हम 365 दिन साल भर लगातार अपनी भाषा के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी समझते हैं। और हिंदी में मौलिक शोध को बढ़ावा देने के लिए दैनिक जागरण ने एक बड़ा उपक्रम शुरू किया। हर साल 3 लोगों को हम शोध वृत्ति देते हैं, 75,000 रुपए महीने का, 9 महीने से साल भर तक का, और उसकी परिणति हो चुकी है। पहला शोध 3 लोगों ने करके हमें दे दिया और बहुत प्रसन्नता का हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि बहुत सारी बधाई है। शिक्षा जगत के लिए सारी चुनौती है, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के लिए कि आपने काम करा लिया और उसकी परिणति सामने है, उसके लिए बहुत सारी बधाई जागरण को। और हमने तय सीमा में डॉक्टर साहब 9 महीने से साल भर में, वो तो अब तक प्रकाशित हो चुका होता, कोरोना के संकट की वजह से नहीं हुआ। इसके अलावा हम देश भर के लेखकों को जोड़ने का काम करते हैं। दैनिक जागरण सानिध्य के माध्यम से नए लेखकों की पहली पुस्तक प्रकाशित करवाने के लिए हिंदी में उनको वरिष्ठ लेखकों का न केवल सानिध्य दिलवाते हैं बल्कि 3 महीने की कार्यशाला करवाकर उनकी पांडुलिपि तैयार करवाते हैं। तो लखनऊ में डॉक्टर साहब आप दोनों आ चुके हैं, हमारे अभिव्यक्ति के उत्सव संवादी में हमारे मेहमान रह चुके हैं आप लोग, उसी तरह हम बिहार में भी करते हैं। तो दैनिक जागरण में हमें हमारी भाषा को लेकर दायित्व का एहसास है और हम इसको निभाने की कोशिश करते हैं और पाठकों का अभूतपूर्व प्यार हमें मिला है, विद्वानों का तो सहयोग मिला ही मिला है। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आप दोनों महानुभावों का मैं
आदर करते हुए आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार। सफलता के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। पाठकों का प्यार और पाठक का प्यार भी आपके साथ है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। ठीक हो गया सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनंत अनंत रूप रूपत्वम विष्णुवे अनंत। मेरा ये मानना है कि जो रशिया में पाठक जी, जो विद्यार्थी हमारे यहाँ से रशिया में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनको पहले रशियन सीखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ रशियन में शिक्षा होती है। जिस दिन इस देश में मेडिकल की शिक्षा आप अंग्रेजी में रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर विद्यार्थी अगर ये कहता है कि ये जो आर्टरी है ये यहाँ से यहाँ तक जाती है और यहाँ जाके ये बट जाती है, यदि वो ऐसे भी अगर आपको उत्तर देता है तो इसमें समस्या क्या है? या तंत्रिका शब्द प्रचलन में आए धीरे धीरे, भाषा से लड़ते रहता है। मैं आपको अपने जीवन का एक उदाहरण बेबी जी, जब आप काशी आए अगली बार तो अपने भाई को छोड़िएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपके स्वागत के लिए एक भाई भी है वहाँ आपका। मिलूंगा जरूर। तो आते ही नहीं है कहीं, ये इतने व्यस्त हो गए हैं। अब इनको मैं तो प्रयागराज बड़े आदमी है। प्रयागराज सर प्रणाम।